फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर। फ्रेंड्स आज मैं आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का टॉपिक है यह बीएससी केमिस्ट्री का फाइनल ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यह फ्रेंड्स जो टॉपिक है यह एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है उसका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार इस टॉपिक पर से एग्जाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यह जो टॉपिक है फ्रेंड, इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही क्यों कहा गया, इसके बाद में इसे किस वैज्ञानिक ने दिया और इसे कौन से ईयर में दिया गया। और फ्रेंड्स यह जो टॉपिक है यह टॉपिक जो है किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई और इसका डेरिवेटिव किस प्रकार से है, यह सब फ्रेंड्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको यह टॉपिक फ्रेंड्स पूरा समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिससे कि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको डी ब्रॉगली समीकरण क्या होता है यह भी समझाया है, उसके बाद में बोर का परमाणु मॉडल भी समझाया है और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी आपको समझा है। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पर तीनों वीडियो की लिंक प्राप्त हो जाएगी, उसे ओपन करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार और रिपीट करके बता देता हूँ कि डी ब्रॉगली समीकरण, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और बोर का परमाणु मॉडल क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डी ब्रॉगली थे तो डी ब्रॉगली के अनुसार हम देखेंगे तो डी ब्रॉगली ने फ्रेंड्स कहा था कि किसी भी पदार्थ में दो नेचर पाए जाते हैं। तो पहला होता है फ्रेंड्स कि वह जो पदार्थ का पहला नेचर होता है वह होता है कण, है ना, कण। दूसरा जो नेचर होता है वह वेव या तरंग, है ना। तो किसी भी पदार्थ में डी ब्रॉगली का कहना था कि दो प्रकार का नेचर पाया जाता है, एक होता है कण और दूसरा होता है तरंग। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद में आया बोर। तो बोर के अनुसार यदि हम देखें तो बोर ने क्या कहा है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि कोई भी परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है और नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स चक्कर लगाते हैं। देखिए ये कोई परमाणु है, उसमें यह नाभिक है, फिर उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। यह किसने कहा था, बोर ने कहा था। इसके बाद में फ्रेंड्स मैंने आपको हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में बताया था। तो देखिए फ्रेंड्स, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, उनकी प्रायिकता जो होती है वह निश्चित नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर बोर ने क्या कहा है कि यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यह कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, है ना। लेकिन हाइजेनबर्ग का कहना था कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, अनिश्चित होते हैं। मतलब इसका जो बोर का कहना था वह एक कि बोर जो कह रहा था फ्रेंड्स, वह कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग का कहना था कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में न चक्कर लगाते हुए इनकी प्रायिकता जो होती है वह अनिश्चित होती है। तो फ्रेंड्स इसी के आधार पर अब देखिए आपको बता दूं कि समय समय पर बदलाव होता रहता है। तो उसी प्रकार क्या हुआ, अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने उनके अनुसार अलग अलग निष्कर्ष निकाले। अब इसी पर क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इन्हीं तीनों पर के प्रिंसिपल पर फ्रेंड्स क्या किया, श्रोडिंगर ने एक निष्कर्ष निकाला और उससे कहा गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और सबसे ज़्यादा श्रोडिंगर ने, यदि बोला जाए तो श्रोडिंगर ने इस हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का भी पालन फ्रेंड्स किया है। देखते हैं हम कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
परमाणुओं में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकताओं का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक तरंग समीकरण का प्रतिपादन किया। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि जो श्रोडिंगर है उन्होंने किसके नियम का ज़्यादा पालन किया, हाइजेनबर्ग के। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बात की है कि जो परमाणु होता है उसमें विभिन्न स्थानों पर, मतलब अलग अलग स्थानों पर परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके प्रायिकता का परिकलन मतलब अध्ययन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक तरंग समीकरण का प्रतिपादन किया, है ना, और एक समीकरण दिया और उसे ही क्या कहा गया, श्रोडिंगर वे इक्वेशन। और यह समीकरण फ्रेंड्स सन 1926 में दिया और इसका नाम श्रोडिंगर वे इक्वेशन इसलिए रखा गया क्योंकि इसे श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने फ्रेंड्स दिया था। अब देखिए, अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि किस प्रकार से हमें श्रोडिंगर वे इक्वेशन फ्रेंड्स प्राप्त होगी लास्ट में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस प्रकार से श्रोडिंगर वे इक्वेशन होती है, डेल स्क्वायर तरंग बटे डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर तरंग बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर तरंग बटे डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर ई माइनस वी तरंग इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक्स वाई जेड है यह क्या है, एक निर्देशांक होते हैं। उसके बाद m जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसे इंग्लिश में कहेंगे। h जो होता है प्लांक स्थिरांक होता है, प्लांक कांस्टेंट। e जो होता है इलेक्ट्रॉन की पूर्णभर ऊर्जा होती है मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में v जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो तरंग फलन है फ्रेंड्स यह क्या है, तरंग फलन, इसे वेव फंक्शन फ्रेंड्स कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ आगे कि इस समीकरण को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि किसी गतिमान कण या इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का क्या होती है, योग होती है। यहाँ पर यह ध्यान रखना कि जो कोई भी गतिमान कण होता है फ्रेंड उसके इलेक्ट्रॉन की कुल जो ऊर्जा होती है, टोटल ऊर्जा क्या होती है, उसकी गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होती है, योग होती है। ये ध्यान में रखना है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनर्जी या ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये के जो है के इसलिए क्योंकि गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो यहाँ पर लिखा है ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और अब देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा का समीकरण था 1/mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा जो होती है प्लस फ्रेंड v होती है, जिसे हम समीकरण नंबर 1 देंगे। अब यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं यहाँ पर कि गतिज ऊर्जा को निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए यह जो गतिज ऊर्जा है फ्रेंड्स उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा 1/2 mv² बराबर 1/2 m.mv² बटे m बराबर 1/2 mv²m। यह देखिए अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर m × mv² क्यों लिखा है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यह लिखना इसलिए ज़रूरी है कि इसी का यूज़ हम आगे करेंगे। तो ये देखिए यदि हम इस m और m को काटें तो हमारे पास क्या बचता है, mv², है ना। तो देखिए अब हमारे पास क्या है 1/2 mv² बटे m। तो फ्रेंड्स यही हमारे पास समीकरण नंबर 2 बनता है 1/2 mv² इज इक्वल टू mv² बटे 2m। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे कि mv के मान को डी ब्रोगली समीकरण mv बराबर h बटे लेमड़ा से प्रतिस्थापित करने पर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, यह जो mv है इसके स्थान पर हमें h बटा लेमड़ा रखना है। तो हम यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 mv² बराबर, यहाँ पर हम mv के स्थान पर यदि लेमड़ा
ये मान रखते हैं एच बटे लेमड़ा, तो इसका स्क्वायर सिर्फ इसका स्क्वायर है फ्रेंड्स। ये ध्यान में रखना कि यह स्क्वायर जो है यह सिर्फ एच बटे लेमड़ा का है। यह जो 2m है वह अलग है, मतलब इसके बटे में, इसका स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एच बटे लेमड़ा का स्क्वायर है। तो हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त फ्रेंड्स हो जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आप आगे देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने क्या किया, mv के स्थान पर h बटा लेमड़ा मान रखा। अब उसे हमने क्या किया कि सही ढंग से लिखा। तो कैसे लिखा, ये लेमड़ा तो इसके साथ था, किसके, इसके h के बटे में था और इनका पूरा होल स्क्वायर था। तो हमने क्या किया, इस लेमड़ा को नीचे लेके आ गए और लेमड़ा का स्क्वायर कर दिया, और ये हो गया फ्रेंड्स एच स्क्वायर बटे 2 लेमड़ा स्क्वायर m। इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब इस मान, यह जो मान है फ्रेंड्स, यह समीकरण 3 का मान यह किसके बराबर, 1 बटा mv स्क्वायर। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण है 1 ई बराबर 1 बटा 2 mv स्क्वायर प्लस वी। यहाँ पर हम इस मान को रखने वाले हैं, तो हम अभी मान रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ई बराबर, इसके स्थान पर हम इस पूरे मान को रख देंगे, इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करते हैं। तो एच स्क्वायर 2 लेमड़ा स्क्वायर m प्लस वी। अब क्या करेंगे, इस v को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो इधर v प्लस में था तो इधर आ जाएगा, तो e माइनस वी क्या हो जाएगा, v माइनस में आ जाएगा, इजिकल टू एच स्क्वायर 2 लेमड़ा स्क्वायर m, और इसको हम नाम देंगे समीकरण 4। ये तो हो गया फ्रेंड्स समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 5। समीकरण 5 में क्या किया है हमने, इस लेमड़ा का हमें क्या करना है, लेमड़ा की वैल्यू निकालनी है। तो लेमड़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेमड़ा को बटे से डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लेके आ जाएंगे, तो और इस ई माइनस वी को बटे में लेके आ जाएंगे। तो क्या हुआ हमारे पास, लेमड़ा का मान, लेमड़ा स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर 2m ई माइनस वी। ये हमारे पास समीकरण नंबर 5 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात बता देता हूँ मैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन शब्द है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो तरंग गति में घूमता है, इसके लिए दिशा में तरंग समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह याद रखना है, डेल स्क्वायर तरंग बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर तरंग बटे लेमड़ा स्क्वायर इजिकल टू 0। यह होता है समीकरण नंबर 6। यह आपको इतना फ्रेंड्स याद रखना है इस इक्वेशन में। अब इस समीकरण 5 से हम लेमड़ा स्क्वायर का मान समीकरण 6 में रखेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने लेमड़ा स्क्वायर का मान कितना निकाला, ये निकाला है, तो इसे हम समीकरण 6 में रखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, तो यहाँ पर जो लेमड़ा स्क्वायर है ना, ये समीकरण 6 में, इसके जगह पर पूरा ये मान हमें पुटअप करना है। इस मान को रखते हैं, तो डेल स्क्वायर तरंग बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर तरंग 2m बटे एच स्क्वायर ई माइनस वी। तो इसमें हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर उस मान को हमने पुटअप किया है ना। तो पुटअप करने के बाद में देखिए, यहाँ पर ये 4 पाई स्क्वायर है और ये तरंग जैसा का वैसा 2m है ना, ये 2m, और जो एच स्क्वायर था फ्रेंड्स उसको हम नीचे लेके आ गए, और ई माइनस वी। ये इस प्रकार से हमने इस मान को रखा है ना, क्योंकि ये एच स्क्वायर बटे में आ गया है तो यह मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो गया। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमें अब क्या करना है, इस 4 और 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर तरंग बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बटे एच स्क्वायर ई माइनस वी है ना, तरंग बराबर 0। इस तरंग को आप
यहाँ से यहाँ लिख सकते हो, है ना। तो क्योंकि यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8 पाई² m हो जाएगा। फिर इस तरंग को हम यहाँ लिख देंगे। तो यह जो मान हुआ फ्रेंड्स, यह मान जो है या यह वैल्यू जो है, यह सिर्फ हमें x के लिए प्राप्त हुई है। अब हमें तीनों के लिए यहाँ पर प्राप्त करनी है x, y और z के लिए। तो हम क्या करेंगे, तीनों अक्षों के लिए इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। देखिए, जब हम इसे x, y, z तीनों अक्षों के लिए लिखेंगे तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए, जब हमें x और y और z के लिए लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, डेल स्क्वायर तरंग बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर तरंग बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर तरंग बटे डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई² m बटे h² -v तरंग बराबर 0। सिर्फ आपको क्या करना है, इतना ये ऐड कर देना है, बस, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि हम तीनों के लिए निकाल रहे हैं, x, y और z तीनों के लिए निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको श्रोडिंगर तरंग वेव इक्वेशन क्या होती है इससे समझाया है, और इसके जो गणितीय समीकरण है उसको भी मैंने आपको समझाया। यदि आपको फ्रेंड्स यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल शिक्षा महासागर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, यदि आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए PDF के रूप में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शिक्षा महासागर को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको केमिस्ट्री के सभी प्रकार के नोट्स फ्रेंड्स प्राप्त हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, हाँ, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है शिक्षा महासागर, वहाँ पर भी आप जाकर फॉलो कीजिए। वहाँ पर हम वीडियो की अपडेट्स डालते रहते हैं कि कौन से दिन कौन से टॉपिक के बारे में वीडियो आने वाली है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। इनका उन्होंने किसी प्रकार से कोई उल्लेख नहीं किया है।